Hello students. Today we will start another topic of chapter urinary system, that is anatomy and physiology of nephron and micturition reflex. In this video we will study about the anatomy of nephron, physiology of nephron and micturition reflex, that is what is micturition and how it is processes, and something about the composition of urine. So let's start the video. Okay, so in the very first, we will start anatomy of nephron. Okay, so here we have nephron. नेफ्रॉन, अगर हम पढ़ें नेफ्रॉन क्या होता है, तो नेफ्रॉन हमें पता है कि जो नेफ्रॉन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। वो हमारी किडनी के अंदर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि जो हमारी किडनी होती है उस किडनी के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ट्रायंगल शेप्ड जो हमारे पिरामिड्स होते हैं उसके अंदर हमारे जो होते हैं वो मिलियंस ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट, जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो यही जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो अल्टीमेट क्या करते हैं, हमारी यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम इसको, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आता है ग्लोम्युरुलस। ग्लोम्युरुलस क्या होता है, ये हमारा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि आप यहाँ पर डायग्राम में आप देख ही सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि किस तरीके का दिखाई देता है। इसके अंदर जो मिलियंस ऑफ जो हमारे नर्व्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक नॉट की तरह टाई अप होते हैं। ठीक है, एक मतलब जितनी भी कैपिलरीज होती हैं वो सब नॉट की तरह जो होती हैं वो क्या होती हैं, वहाँ पर हमको दिखाई देती हैं। तो उन सारी जो कैपिलरीज़ हैं उनका काम क्या होता है, उन सारी कैपिलरीज़ का काम होता है जितना भी ब्लड है उस ब्लड को हमारे नेफ्रॉन तक लेकर जाना। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव रीनल टिब्यूल। तो रीनल टिब्यूल क्या होता है, रीनल टिब्यूल जो होता है वो एक अनदर स्ट्रक्चर होता है हमारे ही नेफ्रॉन का। ठीक है, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि जो बोमन कैप्सूल है हमारा, यानी कि जो हमारा ग्लोम्युरुलस है। ठीक है, ग्लोम्युरुलस आगे बढ़ता हुआ, आगे एक्सटेंड होता हुआ क्या बना रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। पूरा ट्यूब जो आप देख सकते हो इसमें ब्लू कलर का, ये पूरा ट्यूब क्या होता है, इसी को हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। इसी के थ्रू होते हुए जो यूरिन या हमारा जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो यहाँ से होते हुए अल्टीमेट क्या करते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव वुमेन कैप्सूल। वुमेन कैप्सूल, द क्लोज्ड एंड of the renal tubule is enlarged and cup shaped and completely surrounded the glomerulus and it is called the glomerular or woman capsules। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ग्लोम्युरस है जो मैंने आपको बताया था, उसकी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी जो एंडिंग होती है। ठीक है, ये क्या करती है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, बिल्कुल कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसमें क्या होता है सारे के सारे जो हमारे कैपिलरीज होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से फिल्ट्रेशन का काम करती है। जो वुमन कैप्सूल होती है उसको होल्ड करती है, किसको, सारी कैपिलरीज को होल्ड करके रखेगी और एक तरीके से फिल्ट्रेशन का काम करेगी, बिल्कुल सीव की तरह काम करेगी, सारी चीज़ों को जो है वो फिल्टर आउट करने का काम करती है। तो वुमन कैप्सूल क्या होता है, वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और ग्लोम्युरुलस के बिल्कुल जस्ट नियर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई भी दे रहा होगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव podocytes. The inner layer of the capsule is made up of highly modified octopus-like cells called podocytes। देखिए जो वुमन कैप्सूल होता है, जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हमारी जितनी भी क्या होती है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जो नॉट हमारी जो नॉट टाइप की जो कैपिलरीज होती हैं वो इकट्ठी रहती हैं वहाँ पर, मतलब बंधी हुई हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर रहती हैं। तो ये जो होती हैं ये आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं, बिल्कुल टाई अप रहती हैं। तो ये जो एक साथ इकट्ठी रहती हैं ना, तो ये किस तरीके से रहती हैं, ये हमारी जो पोडोसाइट्स जो सेल्स होती हैं। ठीक है, पोडो
पोडोसाइट्स क्या होती है, हमारी इनर लेयर होती है कैप्सूल की, जो हमारी वुमेन कैप्सूल है उसकी इनर लेयर होती है, तो पोडोसाइट्स की बनी हुई होती है, हम उसको पोडोसाइट्स कहते हैं। और वो कैसी होती है, ऑक्टोपस लाइक सेल्स कहलाती है। ऑक्टोपस लाइक होती है तो इसमें क्या होती है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी कैपिलरीज को बाइंड अप करके रखते हैं एक साथ इकट्ठा, ताकि वो तभी वो हमें नॉट की तरह अपीयर होते हैं, मतलब नॉट की तरह वो हमको, उसकी अपीयरेंस नॉट की तरह होती है, इसलिए वो हमें नॉट की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। और ये किसकी वजह से होते हैं, ये पोडोसाइट्स की वजह से होते हैं। और ये पोडोसाइट्स कहाँ होती हैं, ये हमारे वोमन कैप्सूल की सबसे इनर लेयर होती है। ठीक है। नेक्स्ट, फूड प्रोसेसेस। फूड प्रोसेसेस क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको जो बताया, पोडोसाइट्स जो होते हैं वो ऑक्टोपस लाइक सेल्स होती हैं। ऑक्टोपस लाइक सेल्स जो होती हैं वो पोडोसाइट्स होती है। इन्हीं से जो निकले हुए होते हैं, जो हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो मैं बता रही हूँ, वो क्या होती हैं, वो फूड प्रोसेसेस कहलाती हैं। और ये क्या करती हैं, पोडोसाइट्स हैव लॉन्ग ब्रांचिंग प्रोसेसेस कॉल्ड फूड प्रोसेसेस दैट इंटरवाइन विद वन अनदर एंड क्लाइम टू दी ग्लोमेरुलस। मतलब जो आपकी ग्लोमेरुलस होती है उसके ऊपर बिल्कुल क्या होते हैं, क्लाइम करी हुई होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल बाइंड अप होती हैं, और जितनी भी हमारी कैपिलरीज होती हैं उसको एक साथ इकट्ठा करके रखती हैं। ठीक है। तो वो कौन इनको सबको बाइंड अप करके कौन रखता है, फूड प्रोसेसेस। और ये फूड प्रोसेसेस कहाँ से निकलती हैं, ये हमारे पोडोसाइट से निकलते हैं। और पोडोसाइट कहाँ प्रेजेंट होता है, वो हमारे वुमन कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसकी इनर लेयर होती है। नाउ नेक्स्ट, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट देखिए, जो आपका जो वोमन कैप्सूल से बढ़ता हुआ एक्सटेंड जो आपका ट्यूब है, ये क्या होता है, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट होता है। ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो क्या करता है, वो यहाँ से आपके यूरिन को पास आउट कराता है। यूरिन को यहाँ से पास आउट कराता है, जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं वो यहाँ से ट्रेवल करते हुए क्या होते हैं, ये हमारे अल्टीमेट क्या करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो ये जो ट्यूब होती है पूरी की पूरी एक्सटेंडेड ट्यूब होती है, ग्लोम्युरस कैप्सूल से बढ़ती हुई जो ट्यूब होती है वो हमारी क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट कहलाती है। ठीक है। ओके, कंटिन्यू करते हैं हम हमारी पिछली स्लाइड को। तो इसमें नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल दैट इज नियर टू द ग्लोमेरुलर कैप्सूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, इसको हमने बहुत शॉर्ट में कई जगह कई बुक्स में देखा था कि क्या लिखा होता है, पीसीटी के नाम से ये दिया होता है। तो पीसीटी जहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे वो क्या होता है, वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होता है। ग्लोमेरुलस के सबसे पास वाला जो हमारा पोर्शन होता है, सबसे पास का पोर्शन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, आपने देखिए लिखा हुआ है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ग्लोमेरुलस के बिल्कुल पास वाला जो पोर्शन है। नाउ नेक्स्ट, लूप ऑफ हैनल। तो लूप ऑफ हैनल क्या होता है, ये जो हमारा एक देखिए पिन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर्स। देखिए ये यहाँ पर एकदम से लॉन्ग एक्सटेंडेड जो आपको जो आपको यहाँ थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं, ये थ्रेड्स क्या करते हैं, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हैनल कहते हैं। ये दो तरीके से होते हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। ठीक है। नेक्स्ट, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है वो हमारे क्या होता है, लूप ऑफ हैनल के जस्ट आगे, जैसे लूप ऑफ हैनल आगे बढ़ते हुए एक्सटेंड होते हुए क्या बनाएगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाएगा, जो आपका इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा पर्पल कलर का है। ठीक है। तो वो क्या है, वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ठीक है। फॉर फॉर फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैप्सूल, ये इससे दूर होता है। और पास कौन होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जो आपके नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स दो तरीके से होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जो कॉर्टिकल, जो हमारा कॉर्टिकल पोर्शन होता है, कॉर्टेक्स पोर्शन होता है, उसके पास वाले जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं वो सारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। और जक्स्ट्रा मेडुलरी क्या है, जो हमारे जो हमारा मेडुलरी वाला पोर्शन होता है, मेडुलरी जो हमारा कॉर्टेक्स और मेडुलरी जो जंक्शन के बीच में जितने भी हमारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। तो इस तरीके से दो नेफ्रॉन्स हमारे पास, यानी कि हमारी किडनी में दो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दो नेफ्रॉन प्रेजेंट मतलब कि दो तरीके के
टू टाइप्स ऑफ, यहाँ मैं आपको टाइप्स की बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है। नाउ एफरेंट आर्टरियोल्स, जो एफरेंट आर्टरियोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारी फेडर वेसल्स होती हैं, जो ब्लड को क्या करती हैं, हमारे वुमेन कैप्सूल यानी कि हमारे ग्लोमेरुलस तक लेकर जाती हैं, वो होती है एफरेंट। एक होता है ईफ्रेंट। ईफ्रेंट क्या करती हैं, जितना भी आपका टॉक्सिन है वो सारा का सारा ग्लोमेरुलस में जो है वो वहाँ पर लेफ्ट आउट करने के बाद में जो बाकी का बचा हुआ आपका ब्लड है, वो ब्लड वहाँ से वापस आपकी बॉडी में किसके थ्रू जाता है, वो आपकी इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको सारे जो पार्ट्स है आपको इजीली समझ आ गए होंगे कि ये क्या 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 चीजें होती है और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की। तो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि नेफ्रॉन्स के कितने टाइप्स होते हैं। नेफ्रॉन्स के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है कॉर्टिकल और दूसरा होता है हमारा जक्स्टा मेडुलरी, ठीक है। तो कॉर्टिकल वाला और जो आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमारा कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये रीजन कहाँ का है, ये आपके पिरामिड्स का रीजन है। पिरामिड्स कहाँ प्रेजेंट है, आपकी किडनी के अंदर, ठीक है। किडनी के अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, या हम जिनको ट्रायंगुलर शेप के जो आपके जो स्पेसेस वहाँ प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं स्पेस के अंदर ये हमारे सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्पेस भी दो तरीके से डिवाइड कर दिया गया है, एक होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेडुला। जितने भी नेफ्रॉन हमारे कॉर्टेक्स के रीजन में आते हैं वो सारे हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाते हैं, और जो हमारे कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में जितने भी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, या जहाँ वहाँ से जितने भी नेफ्रॉन्स स्टार्ट होते हैं, वो सारे हमारे जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहलाते हैं। ये तो हमने बात की लोकेशन की, ठीक है, लोकेशन के बेसिस पे। लेकिन अभी क्या है कि जो फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो ये दोनों आपस में फंक्शन में भी काफ़ी डिफरेंट हैं। जैसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारी बॉडी में या हमारी किडनी में 85% जो होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। शॉर्टर होते हैं, आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या होते हैं, ये हमारे जो होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ जक्स्ट्रा मेडुलरी साइज में क्या होंगे, शॉर्टर होंगे। और ये क्या करते हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड यूरिन, मतलब हमारे यूरिन का स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मेंटेन का मतलब हो गया कि उसमें सारी जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं या जितना भी टॉक्सिन्स है, उनकी एक जो पर्टिकुलर लेवल होता है उसको बनाकर रखते हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। वहीं जो जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है वो क्या होता है, वो 15% हमारे किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। जक्स्ट्रा मतलब कि हो गया नेक्स्ट टू दी मेडुला। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिव होता है, ये हमारे एक हार्मोन होता है एंटी डायरोटिक हार्मोन, उसके लिए रिस्पॉन्सिव होता है। यानी कि हमारे जब हमारी किडनी में जो किडनी से जो हमारा एंटी डायरोटिक हार्मोन बाहर निकलता है, वो कहाँ से निकलता है, वो इन्हीं जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के थ्रू निकलता है। अब इनके जो ये नेफ्रॉन है, जो आपका ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन क्या फंक्शन कर रहा है, ये हार्मोन हमारी यूरिन को क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट कर देता है। अब आप एक और फैक्ट भी यहाँ लगा सकते हो कि अगर मैंने आपको साइज की बात बताई यहाँ पे कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो शॉर्टर है, और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या है, वो लॉन्गर इन साइज है, ठीक है। अगर एब्जॉर्प्शन की आप बात करते हो, आप खुद ही ये चीज़ सोच सकते हो कि अगर हम कहें कि अगर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, जो आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो साइज में कम है, तो एब्जॉर्प्शन वहाँ कम होगा, और ये आपका जो जक्स्ट्रा मेडुलरी है ये आपका साइज में ज़्यादा है, तो यानी कि एब्जॉर्प्शन इसमें ज़्यादा होगा। अब जो चीज़ ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब का मतलब कि ऑलरेडी जो चीज़ वहाँ प्रेजेंट है, यानी कि आपके जक्स्ट्रा मेडुलरी में जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है, उस फ्लूइड से अगर सारी की सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो ऑलरेडी जो अंदर प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, वो आपका कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो यूरिन कैसी हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, और कॉन्सेंट्रेट होने की वजह से जो आपका आउटपुट होगा यूरिन का वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक बर्तन में अगर आप वाटर को रखते हैं फ्लेम पे, तो क्या होगा कि ज़्यादा अगर आप उसको कॉन्सेंट्रेट कर देंगे, ठीक है, अगर अगर आप बहुत ज़्यादा उसको कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उसको गर्म कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि सारी चीज़ एब्जॉर्ब हो जाएंगी इन्वायरमेंट में, और उसकी वजह से जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, वो आपका कॉन्सेंट्रेट होने की वजह से उसका अमाउंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट कम होने के पीछे लॉजिक जो है वो किस चीज़ का है, वो इसी चीज़ का है कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है,
ठीक है, आई होप कि आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। कॉन्सन्ट्रेशन जो है हमारी यूरिन की वो किसकी वज़ह से कम हो रही है? वो हमारे एक हार्मोन जो आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है उसकी वज़ह से कम होती है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है? जितना भी हमारा एब्ज़ॉर्प्शन होता है उसको बढ़ाकर जितनी भी हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको क्या कर देगा, हमारी जितनी भी यूरिन जो प्रेज़ेंट होती है हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर उसमें से जितना भी वाटर होता है सबको निकाल देता है। यानी कि निकाल देने का मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। अब जो उसके अंदर यूरिन प्रेज़ेंट है, वो कॉन्सन्ट्रेट हो जाती है और कॉन्सन्ट्रेट होने की वज़ह से यूरिन का जो अमाउंट है, वो भी कम हो जाता है। ठीक है? तो आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन और इसकी जो फंक्शनिंग है, वो समझ आई होगी। ओके नाउ जैसे मैंने बात की थी कि कॉर्टिकल और जो आपके जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं वो आपके पिरामिड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये पिरामिड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? अगर आपको अभी भी इस चीज़ में डाउट है तो आई होप कि ये डायग्राम्स देखकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इन डायग्राम्स को। देखिए, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आपकी किडनी है, इस किडनी में आप देख सकते हैं कि ये जो आपके गैप लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये ट्रायंगुलर शेप के। यही ट्रायंगुलर जो शेप हैं, ये क्या होते हैं? ये हमारे पिरामिड्स होते हैं और देखिए आप इसमें आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि पिरामिड्स के अंदर 2 जो आपके रीजन है, यानी कॉर्टेक्स रीजन एंड मेडुला रीजन। तो ये 2 रीजन हैं जिसमें क्या प्रेज़ेंट हैं आपके जो आपके नेफ्रॉन है वो प्रेजेंट है। अभी नेफ्रॉन भी देखिए, एक नेफ्रॉन आपका कॉर्टेक्स रीजन से स्टार्ट है, ठीक है? वो कॉर्टेक्स रीजन में स्टार्ट है और ऑलमोस्ट ज़्यादातर उसका पार्ट कहाँ पर है? कॉर्टेक्स रीजन में ही है। और दूसरा आपका क्या है? देखिए कॉर्टेक्स से स्टार्ट है और उसका ज़्यादातर पार्ट देखिए जो आपका जो लूप ऑफ हैनल है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा वो मेडुला से होता हुआ निकल रहा है। ज़्यादातर उसका पोर्शन कहाँ पर है? मेडुला में, इसीलिए उसको जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहा गया है। ठीक है? अभी भी नहीं समझ आया तो आप एक और डायग्राम को देख सकते हो। ये देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपके जो फिंगर लाइक यानी कि जो ट्रायंगुलर शेप लाइक ये स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हम पिरामिड्स कह रहे हैं। ये देखिए इसका एक पोर्शन उठाकर आपको बाहर दिखाया गया है। ये पोर्शन क्या है? आपके इसी के अंदर जो है सारे के सारे नेफ्रॉन्स प्रेज़ेंट होते हैं। ठीक है? आई होप आप जो है ईज़िली इमेजिन कर पा रहे होंगे कि आपके जो नेफ्रॉन्स हैं वो एक्चुअली कहाँ पर लोकेट करते हैं। कॉर्टेक्स रीजन कहाँ होता है, मेडुला रीजन कहाँ होता है, ठीक है? कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेज़ेंट होते हैं और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स कहाँ पर होते हैं। ठीक है? आई होप कि आपको अब ईज़िली ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। ओके नाउ अभी तक हमने जो बात की थी वो सारी बात हमने एनाटॉमी ऑफ नेफ्रॉन से रिलेटेड की है, ठीक है? तो एनाटॉमी ऑफ नेफ्रॉन में आपने पढ़ा कि कितने पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के, क्या-क्या फंक्शंस होते हैं उसके, ठीक है? टाइप्स क्या होते हैं, कॉर्टिकल रीजन क्या होता है, मेडुलर रीजन क्या होता है। नाउ अब अगर हम बात करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं नेफ्रॉन के, तो एक-एक करके हम एक बार फंक्शंस को भी पढ़ लेते हैं, नेफ्रॉन्स के क्या-क्या फंक्शंस होते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स। तो सबसे पहला काम जो होता है नेफ्रॉन का वो क्या होता है, जितना भी हमारा ब्लड में वेस्ट प्रेजेंट होता है उस वेस्ट को हमारे ब्लड से रिमूव करना, ठीक है? अब ये रिमूविंग जो है वो बाय फिल्ट्रेशन भी हो सकती है, बाय रीएब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, वो कैसे भी हो सकती है, ठीक है? तो क्या बोलते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को या वेस्ट मटेरियल को हमारे ब्लड से बाहर निकालना, ये किसका काम होता है? नेफ्रॉन का होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि कई बार जितना भी हमारा ब्लड होता है वो बहुत ही हाई प्रेशर से आता है, ठीक है? हमारे ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर से आता है जिसकी वजह से क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, नेसेसरी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो हमारे फिल्टर हो जाते हैं हमारी ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर, ठीक है? द सेल प्रेजेंट इन ईच ट्यूब एब्जॉर्ब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक्सक्लूडिंग द ग्लूकोज, वाटर and other beneficial molecules which are called as the अल्ट्राफिल्ट्रेट। मतलब कि जितने भी हमारे सेल्स जो होते हैं वो हमारे ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं एक्सेप्ट किन किन चीज़ों को छोड़ के, ग्लूकोज, वाटर एंड जितने भी हमारे बेनिफिशियल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। As the ultrafiltrate molecules travel down tubules, they become more and more hypotonic.
मतलब कि जितना जितना वो नीचे जाते जाएंगे, नीचे का मतलब कि जितना जितना वो ट्रेवल करेंगे हमारे नेफ्रॉन के अंदर, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते जाएंगे, वो हाइपरटोनिक होते जाएंगे। ठीक है। हाइपोटोनिक का मतलब कि हो गया कि उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह, ये जितनी भी आपकी टॉक्सिन्स है वो ज़्यादा के ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। बढ़ते जाएंगे क्या मतलब कि वो कंसंट्रेट होते चले जाएंगे। ठीक है। विच रिजल्ट इन मोर अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अल्ट्राफिल्ट्रेट बिफोर इट एग्जिट द नेफ्रॉन। नाउ द ब्लड सराउंडिंग द नेफ्रॉन ट्रेवल बैक into the body through the renal blood vessels। जितना भी ब्लड है वो हमारी बॉडी में वापस चला जाता है, किससे? रीनल ब्लड वेसल्स की हेल्प से। विच आर फ्री फ्रॉम टॉक्सिन्स, जो कि अब टॉक्सिन फ्री है। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन्स और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो तो सारा ग्लोमेरुलस में चला गया ना। तो अब जो हमारा ब्लड है वो क्या है? फ्री फ्रॉम टॉक्सिन है। ठीक है। द ऑब्टेन्ड अल्ट्राफिल्ट्रेट इज यूरिन। अब जो आपका कलेक्टिंग डक्ट में जो आपका अल्ट्राफिल्ट्रेट जो प्रेजेंट है, उसको अल्टीमेट हम नाम देते हैं यूरिन का। ठीक है। जो कौन कलेक्ट करता है? हमारा ब्लैडर कलेक्ट करता है। और ये ब्लैडर क्या करता है? बाय यूरेथ्रा हमारी यूरिन को क्या करता है? हमारी बॉडी से बाहर रिलीज कर देता है। ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो हमारी नेफ्रॉन की होती है, और हमारा नेफ्रॉन इसी तरीके से फंक्शनिंग करता है हमारी बॉडी के अंदर। आई होप कि आपको ये फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन समझ में आ गई होगी। ओके। अभी हमने पिछली स्लाइड में बात की है फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन की, जिसमें मैंने आपको बहुत सी प्रोसेसेस, बहुत सी चीज़ें बताई हैं, किस तरीके से फिल्ट्रेशन होता है, किस तरीके से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रहता है कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है इन सारी चीज़ों को इमेजिन करने में, तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो सारी चीज़ें जो है वो आपको डाउट फ्री कर देंगी। तो आप इस वीडियो को देखिए और आपको ईज़िली समझ आएगा कि नेफ्रॉन के अंदर किस तरीके से जो है इसकी फिजियोलॉजी काम करती है, किस तरीके से सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। Nephron, structure and functions. Objective: to understand the structure of a nephron in detail. The excretory system in human beings consists of a pair of kidneys. A magnified view of the longitudinal section of kidney shows two prominent regions, a cortex and a medulla. As we zoom into the cortex region, it shows the presence of numerous nephrons. Each nephron has a Bowman's capsule, a proximal convoluted tubule, a loop of Henle, a distal convoluted tubule that leads to a collecting duct. Nephrons are convoluted in the cortex region and straighten out as loops in the medulla region. Each nephron has a Bowman's capsule, which is a cup-shaped structure that has a layer made of squamous epithelial cells. In the cavity of the Bowman's capsule, there is a bundle of capillaries known as the glomerulus. The blood vessel entering the Bowman's capsule is known as the efferent arteriole and is thicker than the blood vessel exiting the capsule, which is thinner and is known as the efferent arteriole. The Bowman's capsule and the glomerulus together form the Malpighian body. This capsule extends into the proximal convoluted tubule (PCT) on the inner side. This tubule is lined by a brush-bordered epithelium with numerous microvilli. This PCT leads into the loop of Henle, which lies in the medulla region. It is U-shaped and has a descending limb and an ascending limb. This further leads into the distal convoluted tubule, which is again seen in the cortex region, and it finally joins the collecting duct. As blood flows through the glomerulus, water, salts, and waste diffuse into the Bowman's capsule. This liquid then passes into the PCT and the loop of Henle, where water and important salts are absorbed back into the blood vessel.
Only the waste material like urea and some water molecules proceed into the DCT, where more water may get absorbed into the interstitial fluid. This liquid formed is the urine, which is released into the collecting duct. This finally trickles through the kidney into the ureter, which helps the passage of urine into the urinary bladder. After a while, the urine can be excreted from the bladder. To summarize, the excretory system in human beings consists of a pair of kidneys. The longitudinal section of kidney shows two prominent regions, a cortex and a medulla. Inside the kidney, we observed numerous nephrons. Each nephron has a Bowman's capsule, a proximal convoluted tubule, a loop of Henle, a distal convoluted tubule that leads to a collecting duct. In the cavity of the Bowman's capsule, there is a bundle of capillaries known as the glomerulus. As blood flows through the glomerulus, water, salts, and waste diffuse into the Bowman's capsule. This liquid then passes into the PCT and the loop of Henle, where water and important salts are absorbed back into the blood vessel. Only the waste material like urea and some water molecules proceed into the DCT, where more water may get absorbed into the interstitial fluid. The liquid remaining in the DCT is the urine, which is finally released into the collecting duct. ओके तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो देख के जितने भी आपके डाउट्स हैं फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन के सारे क्लियर हो चुके होंगे. Okay, now after the physiology of nephron we have micturition. तो micturition क्या होता है? It is the process of emptying bladder. ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं. Micturition or avoiding is the act of emptying the bladder. यानी अपने bladder को empty करना, खाली करना, ये हमारी एक प्रोसेस होती है और हम इस प्रोसेस को मिक्सचरेशन कहते हैं. इस प्रोसेस में कई छोटी छोटी स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व रहती हैं. जैसे कि सबसे पहले आता है एक्यूमुलेशन. एक्यूमुलेशन में क्या होता है? सबसे पहले हमारा जो ब्लैडर होता है उसमें यूरिन कलेक्ट होती है. ठीक है, तो कलेक्ट होती है जब तक कि ये 200 ml तक नहीं पहुंच जाती. 200 ml तक यूरिन जैसे ही कलेक्ट हो जाती है तो ये क्या करती है, ये हमारे जितने भी जो हमारी सेल्स होती हैं, ब्लैडर की सेल्स होती हैं, ठीक है, लेयर होती है, उस पे क्या करती है, स्ट्रेचिंग फोर्स को एक्टिवेट करती है. तो ये जैसे स्ट्रेचिंग फोर्स एक्टिवेट होता है तो वो क्या करेगा, वो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा. कौन से रिसेप्टर्स को? स्ट्रेच रिसेप्टर्स को. नाउ ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इम्पल्स को ट्रांसमिट करेंगे, इम्पल्स को जनरेट करते हैं और कहाँ तक लेके जाते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक. और वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से हमारे ब्लैडर को एक जो है सिग्नल मिलता है रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन का. यानी कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन, हमारी जो यूरिनरी जो ब्लैडर है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें एक ऑर्डर मिलता है, हम कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रेन देता है हमें. ठीक है, नाउ ये क्या होता है कि पैसेज, इस नेक्स्ट स्टेप जो हमारी आती है पैसेज. पैसेज में क्या होता है कि दो तरीके के स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. एक होता है हमारा इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल. इंटरनल जो होता है वो हमारा इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है. इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है, इसीलिए ब्रेन ने उसको ऑर्डर किया और ब्रेन ने क्या किया, जितना भी हमारा यूरिन था, यूरिन को एक्सटर्नल स्फिंक्टर में पास कर दिया. ठीक है, अब एक्सटर्नल इंस्पेक्टर क्या है, वॉलेंट्री इन नेचर है, यानी ये हमारे अंडर दी कंट्रोल है, हमारे अंडर कंट्रोल है, इसीलिए हमें इस जो यूरिनेशन की है वो फीलिंग आती है. यूरिनेशन की जब फीलिंग आती है तभी हम क्या करते हैं, यूरिन को फ्लश्ड आउट करते हैं हमारी बॉडी से. तो ये सारी स्टेप्स जो होती हैं जिसमें एक्यूमुलेशन, एक्टिवेशन, ट्रांसमिशन, पैसेज एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होते हैं, ये सारे के सारे जो स्टेप्स होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं हमारे मिक्सचरेशन प्रोसेस में. ओके, देखिए आपको यहाँ पे इस डायग्राम में इजीली
समझ आ रहा होगा कि मैं पिछली स्लाइड में आपको क्या समझाना चाह रही थी कि किस बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो मिक्चुरेशन क्या होता है, मिक्चुरेशन इज़ अ स्पाइनल रिफ्लेक्स सब्जेक्ट टू हायर ब्रेन कंट्रोल। हमारे ब्रेन कंट्रोल के रहता है, ठीक है? हमारा जो मिक्चुरेशन का कंट्रोल है वो किसके पास रहता है? हमारे ब्रेन के पास रहता है। जिसमें क्या होता है जब ब्लैडर हमारा एट रेस्ट, यहाँ पे 2 देखिए 2 सिचुएशंस दी गई हैं। एक है हमारा ब्लैडर एट रेस्ट और दूसरा होता है हमारा मिक्चुरेशन। इसमें रिलैक्स्ड वाले में जो आपको देखिए इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि जो फिलिंग हो रही है, ये फिलिंग स्टेट होती है जिसमें हमारा यूरिन जो होता है वो धीरे-धीरे फिल होता रहता है हमारे ब्लैडर में, ठीक है? उस वक़्त कोई भी सिग्नल हमारे ब्रेन तक नहीं जाता है। अब जैसे ही ये यूरिन फिल हो जाती है, तो क्या होता है सिग्नल्स जो हैं वो हमारे बाय द स्ट्रेच रिसेप्टर्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाते हैं। ब्रेन तक जाने के बाद क्या होता है पैरासिम्पैथिक जो सिम्पैथेटिक जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन का जो रिफ्लेक्स है ये वापस से हमारे जो हमारा ये यूरिनरी जो ब्लैडर है यहाँ तक लेकर आते हैं और ये क्या करता है यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है ये पहले तो अपने यूरिन को इंटरनल जो आपका इंटरनल स्फिंक्टर्स है वहाँ तक वहाँ वहाँ पर क्या बोलते हैं पास करता है और उसके बाद क्या होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स में पास करता है और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स में हमारी यूरिन जैसे ही ट्रांसमिट होती है, जैसे ही जाती है, क्या करती है ये हमारे ब्रेन को यानी कि हमें जो फ़ील है, यूरिनेशन का फ़ील जो होता है वो हमें होने लगता है और उसी की वजह से क्या होता है फिर हम फाइनली क्या करते हैं, यूरिन को पास आउट करते हैं हमारी बॉडी से। ठीक है? तो ये डायग्राम जो है वो ईज़िली आपको समझा रहा है यहाँ पर कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं। ओके, नाउ कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन की अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो उसमें हमारा वाटर से ही जो है वो पूरी यूरिन हमारी बनी हुई होती है। हम कह सकते हैं कि जितना भी मेकअप होता है उसका वो किस तरीके से होता है हमारा वाटर से ही होता है जिसमें हमारा 95% जो होता है वो वाटर होता है। उसके साथ-साथ क्या होता है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी प्रेज़ेंट रहते हैं। तो ये सब क्या है हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट कहलाते हैं। नाउ इसका जो कलर की बात करते हैं वो लाइट येलो कलर की होती है और ये किसकी वजह से होती है? ये हमारे पिगमेंट होता है यूरोक्रोम, उसकी वजह से हमारी यूरिन का कलर जो होता है वो लाइट येलो होता है। यूरोक्रोम इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द लिवर। कहाँ से बनता है ये? ये हमारे हीमोग्लोबिन से बनता है। जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है हमारे लिवर में, तो वहाँ से जो है वो हमारा ये पिगमेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं यूरोक्रोम। ठीक है? ओके नाउ अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन की। तो एज़ वी नो कि हमारा जो आउटपुट रहता है यूरिन का वो 150 टू 180 लीटर्स रहता है हमारे ग्लोमेरुलाई में जो फ़िल्टर रहता है। मतलब जो हमारी किडनीज़ है, बोथ किडनी जो है वो हमारी फ़िल्टर आउट करती हैं ग्लोमेरुलाई में, इतना लीटर्स, ठीक है? नाउ डेली वॉल्यूम्स जो है वो हम बोल सकते हैं कि ये कितना रहता है अबाउट 1.0 टू 1.8 लीटर्स ऑफ यूरिन आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है? कंपोनेंट्स में अगर हम बात करते हैं तो इसमें यूरिन कंटेन नाइट्रोजनस वेस्ट एंड अननीडेड सब्सटेंस। अननीडेड सब्सटेंस कौन-कौन से हो गए? जिनको हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो सारा अननीडेड सब्सटेंस है। ठीक है? नाउ कलर अगर हम कलर की बात करते हैं तो ये पेल येलो से डीप येलो तक कलर इसका होता है और किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम जो मैंने अभी जस्ट पढ़ा था, हम लोगों ने जो अभी पढ़ा था, यूरोक्रोम जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से होता है। ओडर की बात करते हैं तो ये थोड़ा-सा स्लाइटली एरोमेटिक होता है बट इफ अलाउड टू स्टैंड इट टेक ऑन एन अमोनिया ऑर्डर। ठीक है? अगर जो यूरिन है उसको हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं रखते हैं तो इसकी जो ऑर्डर है वो क्या होता है वो चेंज हो जाती है। कैसी हो जाती है? अमोनिया ऑर्डर हो जाता है इसका। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक बैक्टीरिया प्रेज़ेंट होता है जिसको जो क्या करता है, जो इसका जो ओडर है उसको चेंज कर देता है। जो यूरिन सॉल्यूट्स को क्या कर देगा? चेंज कर देता है। ठीक है? नाउ पीएच की अगर हम बात करते हैं, यूरिन पीएच इज़ यूजुअली स्लाइटली एसिडिक अराउंड 6। 6 इसका पीएच रहता है जो कि एसिडिक रहता है बट चेंजेस इन बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड
सर्टेन फूड में कॉजेज इट टू बी मच मोर एसिडिक और बेसिक। अब क्या होता है कि ये हमारे खाने पे भी बेस करता है, मतलब बेसिस रहता है हमारे खाने पे भी कि बेस्ड रहेगा कि हमने क्या खाया है, किस तरीके का खाया है। अगर हम बहुत हाईली खाना खा रहे हैं, एसिडिक खाना खा रहे हैं, तो हमारा हो सकता है कि जो हमारे पीएच है यूरिन का वो एसिडिक हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारे फूड पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का फूड लेते हैं। आइदर हम एसिडिक खा रहे हैं या हम बेसिक फूड ले रहे हैं। ठीक है, नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.001 से लेके 1.035 रहती है इसकी ग्रेविटी। नाउ सॉल्यूट्स की अगर हम बात करते हैं, सॉल्यूट्स नॉर्मली फाउंड इन यूरिन इंक्लूडिंग सोडियम, पोटेशियम आयन, यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिनिन, अमोनिया, बाइकार्बोनेट आयंस एंड वेरियस अदर आयंस। तो ये सारे सॉल्यूट्स जो होते हैं वो हमारे यूरिन में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन जो है वो यहाँ पर इजीली समझ आ गया होगा कि क्या क्या यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, कौन सा कलर रहता है। कलर की अगर हम बात करते हैं तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी है कि जो कलर है यूरिन का वो डीप येलो तब होता है जब जब कभी भी हमारे बॉडी में वाटर की शॉर्टेज होती है, पानी की कमी होती है, तभी जो यूरिन का कलर है वो डीप येलो हो जाता है। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन है जिसके अंदर अगर वाटर की कोई कमी नहीं है, किसी तरीके की कोई डिज़ीज़ नहीं है, तो उसका ना ही तो कलर यूरिन का चेंज होगा, ना ही तो ओडर चेंज होगा। ओडर भी जिन लोगों को कई डिज़ीज़ेज़ होती हैं, ठीक है? तो उस कई डिज़ीज़ में भी देखा गया है कि जो यूरिन होती है, यूरिन का जो ओडर होता है, वो क्या होता है, वो नॉर्मल पे जो नॉर्मल पर्सन्स होते हैं, उनके कंपैरिज़न में चेंज हो जाता है। और वहीं अगर कलर की भी बात करते हैं, तो कलर भी हमारा क्या हो जाता है, वो भी चेंज हो जाता है। तो इससे जो कलर और जो ओडर होते हैं, वो हम इसको इससे ना डायग्नोस्ट कर सकते हैं कि वेदर अ पर्सन इज़ फुली कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से ठीक है या उसको कोई डिज़ीज़ सिम्पटम्स हैं या कोई डिज़ीज़ है या नहीं है। ठीक है? तो इस तरीके से हम इन कलर और ओडर की बेसिस पे उस जो पेशेंट है या उस जो भी पर्सन है उसको हम पहचान सकते हैं। ओके, नाउ आई होप कि आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन इजीली समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई होप कि आपको जो आपके इस टॉपिक को लेके जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।